नई उड़ान, नया जोश। हिंदी व्याकरण व सामान्य ज्ञान चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों तथा श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैंने पहले भी बहुत ही अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था और आज मैं एक T20 श्रृंखला T20 प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर आया हूं और यह श्रृंखला 20-20 प्रश्नों की होगी जो लगातार निरंतर आपके सामने आती रहेगी। मेरा प्रयास रहा है और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति रही तो दोनों लोगों के इस प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से जो भी एग्ज़ाम हम परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफलता मिलना 100% रहेगा। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आज हिंदी व्याकरण से एक विषय उठाया है। जो विषय है आपके सामने प्रस्तुत है वाक्य। वाक्य से संबंधित मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। मैंने इस 20 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ये जो किसी न किसी परीक्षा में, चाहे जिस तरह की परीक्षा आप दे रहे हों, आपको अत्यधिक मदद करने वाला है। तो तैयार हो जाइए, आप भी कॉपी और कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आप प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। देखते हैं कि आप इस 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। जैसे मैंने बार बार कहा है कि यदि 20 के 20 प्रश्नों का उत्तर आप दे लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और अपना और भी प्रयास इस भाग में, इस विषय के लिए करते रहें। तो ये वाक्य में कौन सा विषय है? वाक्य चूँकि अलग अलग अर्थ के आधार पर भी वाक्य के बारे में पढ़ते हैं और रचना के आधार पर भी वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और उसका उत्तर लिखते हैं। और क्रिया के आधार पर जो वाक्य हैं जैसे वाच्य वगैरह उसको भी हम पढ़ते हैं। तो आज वाक्य के अंतर्गत हमने रचना के आधार पर वाक्यों को दर्शाया है। प्रश्न उसी के लिए हैं। तो आज हम आरंभ करते हैं अभी कि वाक्य में कौन सा विषय, रचना के आधार पर वाक्य। तो पहला तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। यदि यह प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आती है तो चाहे आप अपना मोटिवेशन चाहे मेरा मोटिवेशन आप बढ़ाने के लिए इसको अत्यधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि किसी न किसी प्रकार से उन्हें इन प्रश्नों से मदद मिल सके। आप अपने मित्रों को भेजिए, चाहे अपने साथ पढ़ने वालों को, किसी को भी भेजकर उनकी मदद या सहायता कर सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न, जैसा कि मेरा चैनल दिखाई दे रहा है आपको, नई उड़ान हिंदी व्याकरण, उसका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने अभी भी प्रस्तुत हुआ है। क्या है? रचना के आधार पर। पहले हम थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग का भी भाग साथ में चलता रहे। पहला प्रश्न क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद पूछा गया इस प्रश्न में? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 8। तो हमारा उत्तर क्या सही होना चाहिए और आपका उत्तर, आप अपना उत्तर तुरंत लिख लीजिए। और इस प्रश्न का जो उत्तर होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है सरल वाक्य या जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। इसलिए रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है वाक्य के आधार पर। वाक्य में कितने अंग या घटक होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं अंग या घटक बताने में। तो वाक्य में कितने अंग या घटक होते हैं? तो ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1 और डी का 8। तो कितने घटक होते हैं वो आपको बताना है। किसी भी वाक्य में कितने घटक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जो है बी ऑप्शन। वाक्य में 2 घटक होते हैं। पहला घटक उद्देश्य और दूसरा घटक विधेय होता है। तो इस तरह दूसरा प्रश्न का बी सही हो जाता है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिए और इन प्रश्नों का उत्तर देखते चलिए और उत्तर लिखते चलिए। तीसरा प्रश्न है, वाक्य के प्रमुख घटक हैं। पूछ रहा वाक्य में प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहला है ए कर्ता क्रिया,
बी कर्ता कर्म घटक होते हैं, सी उद्देश्य और विधेय होते हैं, या डी आपका कि ए व बी दोनों। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गई है, लेकिन आप फिर भी उत्तर देने की कोशिश करिए कि कौन सा अत्यधिक सही होगा। तो इसमें आपका दो घटक होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी भी, उद्देश्य व विधेय। उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय आपकी क्रिया का भाग होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ए वह कौन सा होना चाहिए था, सी। मतलब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन गलती से ए बी दोनों लिख दिया गया है। यहाँ ए व सी इस तरह आप पहचान कर उत्तर सही लिखिएगा और पहचानने के बाद बताइएगा। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जो तीसरा प्रश्न मैंने चौथा प्रश्न जो लिया है वह क्या है उसको देखते हैं। देखिए आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर देखते चलिए, जाँच करते चलिए कि कितना मैं सही कर पा रहा हूँ। रचना के आधार पर वाक्यों की T20 श्रृंखला मैंने जो आरंभ की है, उस T20 श्रृंखला में आप कितना सही कर पा रहे हो। मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी, चौथा प्रश्न है, मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी, वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो पहला ए ऑप्शन मैंने, पहला ए ऑप्शन क्या है, मैंने। दूसरा बी ऑप्शन मैंने आज, सी ऑप्शन किताब, डी ऑप्शन मैंने किताब पढ़ी। इन चार ऑप्शनों में कौन सा उत्तर उद्देश्य के लिए है। तो उद्देश्य क्या होता है जानते हैं, कर्ता जो होता है उद्देश्य का काम करता है। कर्ता का चाहे विस्तार करने के लिए विशेषण आए तो वो भी क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो शब्द आया है वह आपका क्या है, उद्देश्य है। और इसी तरह इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाता है। आप भी अपना उत्तर लिखते चलिए, हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाए हैं। अगला प्रश्न मेरा है, देश की एकता सदा बनी रहे वाक्य में विधेय है। पहले तो उद्देश्य से प्रश्न था, अब विधेय से। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, हर तरह की परीक्षा में इनसे प्रश्न लिया जाता है, बनाया जाता है। तो क्या है, देश की एकता सदा बनी रहे वाक्य में विधेय क्या है। तो प्रश्न का उत्तर होता है ए देश की एकता, बी एकता, सी एकता सदा बनी रहे और डी सदा बनी रहे। इसमें विधेय आपको चयन करना है। आप तुरंत अपने उत्तर को जांच करिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा उत्तर सही है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सदा बनी रहे। मतलब ये सदा बनी रहे जो वाक्य है, इतना भाग वो विधेय में, बाकी देश की एकता जो है ये आपका उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद जो बचा है बनी रहे, यह आपका विधेय हो जाता है। देश की एकता, देश तो यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, देश क्या है, यहाँ पर संज्ञा है और उसकी एकता की बात की गई है, उसका पूरक है। तो इसलिए देश की एकता अर्थात उद्देश्य का विस्तार यहाँ पर हो गया है यहाँ तक। बाकी सदा बनी रहे आपका विधेय रह जाता है। अब बनी रहे क्रिया है और क्रिया ही विधेय होता है, और क्रिया का विस्तार करने के लिए सदा शब्द का प्रयोग किया गया है जो क्रिया विशेषण का काम करता है। तो इस तरह चाहे आपका कर्ता या उद्देश्य हो तो उसका विस्तार करने के लिए विशेषण शब्द आते हैं, या क्रिया हो उसका विस्तार करने के लिए क्रिया विशेषण शब्द और उसके पूरक आदि शब्द आते हैं विधेय विस्तार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा होती रहेगी लेकिन हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं, रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। तो उसमें पहला है ऑप्शन कौन सा नहीं है, सरल वाक्य क्या होता है, बी दूसरा ऑप्शन विधानवाचक वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद नहीं है प्रश्न पूछा गया है। तो रचना के आधार पर जैसा कि आप जानते हैं कि विधानवाचक अर्थ के आधार पर वाक्य है, इसलिए विधानवाचक यही नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला T20 श्रृंखला लेकर आया हूँ। ये 20 प्रश्न आपका अवलोकन और साथ ही साथ आपकी तैयारी का अवलोकन करते हैं। तो यह प्रश्न 7वां है। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए उसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। किस वाक्य में एक उद्देश्य था एक विधेय होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य में ऐसा होता है कि ए ऑप्शन, बी संयुक्त वाक्य में, सी
मिश्र वाक्य में या इनमें से कोई नहीं। तो एक उद्देश्य और एक विधेय किस वाक्य में होते हैं? आप तुरंत अपना उत्तर सोच लीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर जो आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य का कहने का मतलब एक कर्ता रहेगा और उसकी एक ही क्रिया, मतलब ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें कर्ता के साथ केवल एक मुख्य क्रिया रहेगी। ऐसा वाक्य जब आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वह आपका क्या है, सरल वाक्य। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसमें आपका सहयोग, हमारा सहयोग, हमारा मनोबल, आपका आत्मविश्वास, दोनों का एक ऐसा मिश्रण है जिससे यह प्रश्नोत्तरी निरंतर चलती रहेगी और आपके सहयोग से हम आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य किस वाक्य के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ए, बी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं, सी मिश्र वाक्य के, या डी उपयुक्त सभी में। तो किस दो या दो से अधिक सरल वाक्य किस वाक्य में आते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग समझ लीजिए क्या है। इसका उत्तर संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य को योजक शब्दों के साथ जोड़कर बनाया जाता है। किसके साथ? मतलब संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को संयोजक शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, तो वह क्या हो जाता है? आपका संयुक्त वाक्य। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में आश्रित उपवाक्य पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे जैसे प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको पूरी रचना के आधार पर जो वाक्य के तीनों प्रकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं और ऐसे ही प्रश्नों को हम किसी भी परीक्षा में देखते हैं। तो प्रश्न क्या है? किस वाक्य में आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं? 9वां प्रश्न है। तो ए मिश्र वाक्य में, बी सरल वाक्य में, सी संयुक्त वाक्य में, या डी मिश्र तथा संयुक्त दोनों में। इन चारों में से कौन सा सही है? आप अपना उत्तर जांच कर लीजिए, लिख लीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस प्रधान उपवाक्य पर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि मिश्र वाक्य जो है उसमें एक प्रधान वाक्य है और उसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं और उसी आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो इस तरह हमें और भी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आपका सहयोग रहा तो मैं रचना के आधार पर वाक्य जब पढ़ाऊँगा ना, तो आप गलती करने से भी भूल जाएंगे कि आपसे दोबारा गलती भी होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ने वाले वाक्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर जो दे लिया समझ लीजिए कि बहुत अच्छी जानकारी रखता है रचना के आधार पर वाक्य के बारे में। तो ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी संयुक्त तथा सरल वाक्य, डी मिश्र तथा संयुक्त वाक्य। तो बताइए कि ऐसे वाक्यों में जिसमें समुच्चय बोधक शब्द या अव्यय जुड़े होते हैं वह कौन से वाक्य होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए और मेरा उत्तर जा रहा है आपकी तरफ, वह है मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। कौन से दो वाक्य? मैंने ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है अपना? डी ऑप्शन सही होता है यहाँ पर। मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय दो तरह के होते हैं, तो उसमें एक समानाधिकरण होता है। क्या होता है? समानाधिकरण जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा लिखने में समस्या हो रही है। समानाधिकरण के शब्द जो होते हैं वह संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं और व्यधिकरण जो होता है, समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार जो है वह व्यधिकरण है, जिसका प्रयोग ऐसे शब्दों का प्रयोग हम किस में करते हैं? मिश्र वाक्य में। जैसे जैसा, वैसा, यदि, तो आदि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर आते हैं और उसमें कौन से आते हैं? व्यधिकरण में। और इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है डी मिश्र तथा संयुक्त वाक्य। अब ये इस प्रश्न के आगे हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। ए ऑप्शन है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। बी ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ और गाता हूँ वह गाता है। सी परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। डी
क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसमें संयुक्त वाक्य की पहचान करना है और बाकी 3 वाक्य सरल या मिश्र वाक्य के हो सकते हैं या किसी अन्य तरह के वाक्य। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, चूंकि ये समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा है। समुच्चय बोधक शब्द मतलब समानाधिकरण का शब्द है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। जिस वाक्य में या जिन 2 वाक्य सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द में समानाधिकरण के शब्द आए, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और, तथा, किंतु, अगर, मगर, लेकिन ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ रहे होते हैं तो वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। इस तरह बी ऑप्शन सही होता है। अब 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? 12वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं इसमें कितने लोग सफल होते हैं। आप चाय कॉफ़ी में से क्या लेंगे? आप चाय कॉफ़ी में से क्या लेंगे वाक्य है क्या? कौन सा सरल वाक्य है? ए, बी संयुक्त वाक्य है, सी साधारण वाक्य है कि डी मिश्र वाक्य? आप तुरंत फटाफट उत्तर दीजिए कौन सा वाक्य होना चाहिए। मैं अपने उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और यह हो जाता है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य, आप चाय कॉफ़ी में क्या लेंगे? तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो और एक कर्ता हो या ना हो उसकी बात अलग है, लेकिन एक मुख्य क्रिया हो तो वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। संचालक ने नाम पुकारा और पंकज मंच पर आया में वाक्य है कौन सा? ए मिश्र वाक्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। संचालक ने नाम पुकारा और पंकज मंच पर आया मंच पर आया, तो इस तरह हमारा यह सी ऑप्शन संयुक्त वाक्य है। चूंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द आता है, समुच्चय बोधक शब्द और आया है, इसलिए प्रश्न सही हो जाता है संयुक्त वाक्य के रूप में। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें मिश्र वाक्य की पहचान करना है, तो इसमें बताइए कौन सा वाक्य जो मिश्र वाक्य में लिखा गया है। बस छूटने के कारण वह कार्यालय नहीं गया, पहला वाक्य ए। बी, उसने बस्ता उठाया और विद्यालय चला गया। सी, काम समाप्त हुआ फिर भी मजदूरी नहीं मिली। और डी है आपका उत्तर जो है डी, उसमें क्या लिखा गया कि मैंने उस महिला को पार कराया जो अंधी थी। तो इसमें मिश्र वाक्य पूछा गया, तो मिश्र वाक्य का उत्तर आप लोग फटाफट दे दीजिए। मेरा उत्तर जा रहा है और इस तरह मेरा उत्तर सही होता है डी, मैंने उस महिला को पार कराया जो अंधी थी। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है? प्रधान उपवाक्य पर ही जो अन्य वाक्य होते हैं आश्रित होते हैं। अब देखिए क्या करा, मैंने उस महिला को, मतलब उसी महिला की बात की जा रही है जो अंधी थी, मतलब एक ही व्यक्ति विशेष के लिए बात की गई सभी वाक्यों में। तो मतलब एक मुख्य उपवाक्य पर बाकी अन्य उपवाक्य भी आश्रित हैं, उसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया? यह चौथा ऑप्शन आपका सही डी मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा प्रश्न आया है। सरल वाक्य की पहचान कीजिए। कड़ा अभ्यास करने वाले ही सफल होते हैं। ए। बी, जो कड़ा अभ्यास करते हैं वही सफल होते हैं। सी, जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। डी, जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। तो इस तरह इन 4 वाक्यों में से कौन सा सरल वाक्य है, पहचानना है। तो आप तुरंत पहचानिए और बताइए कि कौन सा उत्तर है। तो मेरा उत्तर तो आ रहा है, अपना उत्तर बताइए तुरंत। ये पहला उत्तर सही हो जाता है, कड़ा अभ्यास करने वाले ही सफल होते हैं। बाकी जो 3 वाक्य हैं जो कड़ा अभ्यास करते हैं वही सफल होते हैं, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे, ये मिश्र वाक्य का। इस तरह पहला ऑप्शन सही हो जाता है, सरल वाक्य। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा है? मिश्र वाक्य की पहचान करना है। सूरज उगते ही अंधकार दूर हो गया, ऑप्शन ए मिश्र वाक्य है। बी, सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया। सी, जैसे ही सूरज उगा अंधेरा दूर हो गया। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, तो मिश्र वाक्य के सारे नियम को ध्यान में रखिए और सही करिए। मेरा उत्तर सही निकलता है क्या? जैसे ही सूरज उगा अंधेरा दूर हो गया, और ये उत्तर सही हो जाता है।
17वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर यदि आप दे लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस रचना के आधार पर वाक्य की पहचान करना आपको आ गया। इससे संबंधित जहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका उत्तर बड़े आराम से दे लेंगे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा उपवाक्य की पहचान करिए। किस उपवाक्य की संज्ञा उपवाक्य की पहचान कीजिए। आचार्य, अब देखिए ऑप्शन ए, आचार्य कहते हैं कि संघर्षी जीवन है। बी ऑप्शन है, यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। सी ऑप्शन है, जैसा करते हो वैसा भरते हो। और डी ऑप्शन है, क्या आप दवा लेने के लिए वह अस्पताल गया। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा संज्ञा उपवाक्य, किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है। तो पहला ऑप्शन जो है वह सही होता है इस तरह की, क्योंकि इसमें संज्ञा उपवाक्य है। अब देखिए जो प्रमुख क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य की पहचान मिश्र वाक्य में होती है, और मिश्र वाक्य में हमें पहले प्रधान उपवाक्य को खोजना होता है। आचार कहते हैं, मतलब आचार क्या है, प्रधान उपवाक्य हैं। उसके बाद जो उपवाक्य बचता है वह आश्रित उपवाक्य होता है, और प्रधान उपवाक्य के बाद जो अगला भाग होता है या की के बाद जो वाक्य प्रारंभ होता है वह संज्ञा उपवाक्य। ये ट्रिक है, याद रख लीजिए। यदि संज्ञा उपवाक्य के बारे में पूछा जाए किसी वाक्य में कि संज्ञा उपवाक्य किस वाक्य में है या कहाँ तक है, तो ध्यान में रखिएगा कि वाक्य में यदि की के बाद जो वाक्य लिखा रहे या शब्द जो लिखे रहेंगे उस शब्द या पदबंध को हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य। ऐसे ट्रिक से भी आप उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी देना सीख लीजिए। अब अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अभी संज्ञा उपवाक्य की पहचान कर रहे थे, अब विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये किस में होते हैं, आपके मिश्र वाक्य में। अब इसमें खोजना है कि विशेषण उपवाक्य। तो पहला ऑप्शन इसका है, ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी। इनमें से कौन सा है, चारों में से एक है। एक में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन है, जहां तुम रह रहे हो वहीं मैं जा रहा हूं। सी, वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। डी, वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया। अब किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया, आप अपना उत्तर खोज के रखिए। और मेरा उत्तर जा रहा है, आप लोग ध्यान से अपने उत्तर का मिलान करिए। इस तरह तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाता है। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। जो, जिससे, जिसके, ये शब्द जिस वाक्य के से प्रारंभ हो रहे हों, जिस वाक्य में जहाँ से भी प्रारंभ हो रहे हों वहाँ से लेकर अंत तक वह क्या होता है, आपका विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर जिसने, तो यह ट्रिक है कि जो, जिसे, जिसने से जहाँ पर वाक्य आरंभ हो जाए वहाँ से लेकर अंत तक क्या होता है, विशेषण उपवाक्य माना जाता है। तो इस तरह 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह मैं कई ट्रिक दूंगा आप लोगों को। जैसे ही मैं रचना के आधार पर वाक्य का वीडियो दूंगा ना, तो उसमें ऐसे ट्रिक के साथ आऊँगा कि आप रचना के आधार पर वाक्यों को ऐसे ही देखेंगे, तुरंत चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। यह T20 की श्रृंखला चल रही है, इसमें 20 प्रश्नों का उत्तर आप देते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, मेरी आंखें सुबह देर से खुली, पूर्ण विराम, मैं टहलने ना जा सका, पूर्ण विराम। इसका सरल वाक्य रूप होगा, मतलब सरल वाक्य में इसका रूपांतरण कैसे करेंगे। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है क्या, मेरी आंखें सुबह देर से खुली इसलिए टहलने न जा सका। बी, इसको सरल वाक्य में बनाना है, इन दोनों वाक्यों को मिलाकर। बी ऑप्शन, बहुत सुबह देर से आंखें खुलने के कारण मैं टहलने न जा सका। अब तीसरा ऑप्शन है, दोनों सरल वाक्य हैं, मतलब दोनों ऑप्शन के द्वारा सरल वाक्य बनाया गया है। सी, डी है, इनमें से कोई नहीं। अंतिम ऑप्शन क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, या इन दोनों वाक्यों से जो प्रश्न में दिया गया है उससे सरल वाक्य कौन सा बनाया गया है उसका उत्तर देना था। तो मेरा उत्तर तो जा रहा है सही की तरफ। आप अपना उत्तर चेक करिएगा, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि मेरी आंखें सुबह देर से खुली, मैं टहलने न जा सका, दोनों वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना था। तो दोनों वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बना, सुबह देर से आंखें खुलने के कारण मैं टहलने न जा सका। इस तरह यह सरल वाक्य बन गया। बाकी जो वाक्य बनाया गया वह मिश्र वाक्य में बनाया गया है। आगे चलते हैं अंतिम और 20वें प्रश्न की तरफ। क्या है उसका उत्तर देख लेते हैं। 20, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए फिर, ताकि पूरा के पूरा ऑप्शन दिखाई दे। अब क्या है 20वां प्रश्न,
जिस वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य तथा शेष उपवाक्य आश्रित हों उसे किस प्रकार का वाक्य कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दीजिए। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी ए व बी दोनों मतलब सरल और संयुक्त दोनों हो सकते हैं, या डी मिश्र वाक्य। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, मैं भी देने वाला हूं, तुरंत दीजिए। इस T20 श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है और अंतिम बहुत आसान सा प्रश्न मैंने लिया है, देखते हैं कितने लोगों ने उत्तर दिया होगा। और इस प्रश्न के उत्तर के बाद मैं वीडियो आपको भेज रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने के उपरांत आप अपने प्रश्न की जांच करने के बाद कितने उत्तर सही लिखे हैं उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा मनोबल और आपका दोनों का मनोबल बढ़ेगा इस श्रृंखला के T20 श्रृंखला के द्वारा। मैं इस प्रश्न का जवाब देते ही इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में ही एक मुख्य उपवाक्य होता है, बाकी शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के बाद आप अपने उत्तर की जांच करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइए और साथ ही साथ इस T20 श्रृंखला में आप भाग लेते रहिए। यह मेरा अनुनय और विनय है आप लोगों से कि आप भी पढ़िए और सबको पढ़ाइए। जितना हो सके सब में ज्ञान बांटते चलिए, चाहे थोड़ा ही ज्ञान हो लेकिन उस ज्ञान को लोगों को दीजिए ताकि उससे आने वाली पीढ़ी का फ़ायदा हो सके या अपने दोस्त मित्रों का फ़ायदा हो सके। मेरी यही सदा से इच्छा रही है। तो ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। T20 के अगली सीरीज़ अगला वीडियो आगे लेके मैं प्रस्तुत रहूँगा। आप लोग तैयार रहिए अगले भाग का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।